हेलो स्टूडेंट। शुरू करते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ, जो भारतीयों के द्वारा ही बनाया गया था। परंतु भारतीय संविधान में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानून का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 और उससे पहले आने वाले और अधिनियम थे, जिनको जो कहते हैं भारतीय संविधान में दर्ज किया गया है। तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो कानून थे वो कौन कौन से थे और कब से भारत में लागू होना शुरू हुए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच। बंगाल का नवाब सिराज, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। इस युद्ध में सिराज की हत्या कर दी जाती है और रॉबर्ट क्लाइव अपने आप को बंगाल का गवर्नर घोषित कर देता है। उसके कुछ समय बाद अंग्रेजी संसद से एक कानून पारित होकर आता है जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट में क्या प्रावधान किए गए थे? इस एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से भारत में स्थापित होकर व्यापार कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से प्राइवेट कंपनी थी, उसके अपने मालिक थे। मगर इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजी सरकार यानी कि इंग्लैंड की जो संसद थी उसके अंतर्गत लाया गया। तो एक तो जो कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी संसद के नियंत्रण में 1773 से आई थी। और बंगाल का जो गवर्नर था, जो सबसे पहले बना था, रॉबर्ट क्लाइव। अब बंगाल के गवर्नर को जो अंग्रेजी क्षेत्र थे भारत में तीन बड़े, यानी मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, उन तीनों क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया और उसका नाम दिया गया गवर्नर जनरल। यानी अब बंगाल का गवर्नर नहीं, वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। किसका? अंग्रेजी क्षेत्र का। अंग्रेजी क्षेत्र कौन कौन से? मुंबई, कलकत्ता यानी बंगाल और मद्रास। तो उसे कॉमन नाम दिया गया गवर्नर जनरल। इससे पहले नाम था बंगाल का गवर्नर और अब उसका नाम हो गया गवर्नर जनरल। और वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने अंग्रेजी क्षेत्र के। भारत के गवर्नर जनरल नहीं है ये, अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल बने थे। इसी एक्ट में 1774 में 1774 में कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट। भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था, हाई कोर्ट नहीं। तो पहला सुप्रीम कोर्ट 1774 कलकत्ता में बनाया गया और जिसके जो पहले जज बनाए गए थे वो अंग्रेज़ थे, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे पहले अंग्रेजी जज थे इसके। इस एक्ट के बाद अगला कानून आता है जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए आप लोगों को करना क्या है, जो जो मैं इस पर टिक लगा रहा हूँ केवल उतना ही नोट करना है। जो मैं बता रहा हूँ उसी बात को अपने कॉपी पर नोट करना है। बाकी जो बीच की चीज़ें हैं उसे तुम्हें छोड़ देना है। सिर्फ जो तुम्हें पढ़ना है उसके लिए मैं अंडरलाइन कर दूंगा और उतना ही मैं तुम्हें बताया जो तुम्हारे काम का है। तो पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए इस एक्ट में 1784 में? तो कंपनी पे इंग्लैंड जो संसद थी उसका और ज़्यादा प्रभाव लाने के लिए या और ज़्यादा नियंत्रित करने के लिए दो संस्थाएं बनाई गई भारत में, जिनके नाम थे, एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्ट और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या क्या थे इनके काम? जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे
कंपनी की व्यापारिक गतिविधि यानी व्यापार को देखने की जितनी भी जिम्मेदारी थी उस संस्था का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जितने भी राजनीतिक मामले हुआ करते थे, किसी भी राज्य के साथ संधि करना या पड़ोसी देश के साथ जो भी मसले हैं उन्हें हल करने के लिए संस्था बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाए गए। ये बनाए गए पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। इसके बाद क्या होता है, जो अंग्रेजी गवर्नर थे उनका और ज़्यादा प्रभाव भारत में बढ़ाया गया और भारत के और राज्यों को इसके अंतर्गत लाया गया, जिसके लिए इंग्लैंड से पारित होकर आता है पहला चार्टर अधिनियम 1793। 1793 ये चार्टर एक्ट था पहला। ये 20 साल के लिए होता है। अभी तक जो थे उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं थी कितने नहीं चलेगा, मगर इसमें टाइम लिमिट थी कि ये जो एक्ट आएंगे चार्टर अधिनियम ये 20 साल तक लागू होंगे। और पहला आता है, ये फर्स्ट है 1793 में। इसमें क्या क्या किया गया, तो इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में व्यापार करी थी उसे 20 साल के लिए भारत में व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया। एक अधिकार का मतलब है कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में हर तरह का व्यापार करेगी और कोई कंपनी नहीं, अगले 20 साल तक। यानी एक कंपनी को पूरे भारत के व्यापार का मालिक बना दिया गया। दूसरी बात इसमें कही गई कि जो बोर्ड, दोनों जो बोर्ड थे उन बोर्ड के सदस्य जो भी कर्मचारी हैं इंग्लैंड में जो भारत के लिए काम करते हैं उन सब का वेतन भारत के खजाने से दिया जाएगा। यानी सभी कर्मचारियों का वेतन भारत के खजाने से दिया जाएगा। ये दो बातें प्रमुख बताई गई थी चार्टर एक्ट 1793। 20 साल तक ये लागू भारत में रहा। इसके बाद 20 साल बाद फिर एक एक्ट आता है जिसका नाम था चार्टर अधिनियम, द चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या क्या किया गया, इस एक्ट के द्वारा अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है उसे कंट्रोल किया गया, यानी भारत में उसे कम किया गया। और जो इंग्लैंड सरकार थी डायरेक्ट उसका नियंत्रण भारत में लाया गया। व्यापार पे जो एकाधिकार था, मतलब पूरे भारत में जो मालिक थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको कम किया गया और कंपनी के व्यापार को नियंत्रित करके उसे सिर्फ इतनी छूट दी गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ चीन के साथ व्यापार करेगी, चीन और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ चाय का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो वहाँ से पूर्वी देश जो हमारे पूरब में जो देश आते हैं जैसे कि म्यांमार है, श्रीलंका है, इन देशों के साथ केवल चाय का व्यापार, यानी चीन के साथ व्यापार हर तरह का और पूर्वोत्तर के देशों के साथ केवल चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और कुछ नहीं करेगी। बाकी देशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को बंद कर दिया गया। इसमें एक बात और बताई गई, भारतीय शिक्षा की दशा सुधारने के लिए इसमें 1,00,000 रुपए भारतीय शिक्षा और भारतीय विद्वानों पर खर्च करने के लिए प्रावधान किया गया। और इस 1,00,000 रुपए की वजह से भारतीय शिक्षा को लेके एक विवाद शुरू होता है जिसमें पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता के बीच में एक झगड़ा शुरू हो जाता है। जो अंग्रेज अफसर थे वो भारत में चाहते थे कि अंग्रेजी किताबें पढ़ाई जाएं, अंग्रेजी कानून पढ़ाए जाएं, जो अंग्रेजी सभ्यता है उसे भारत में लाई जाए, मगर जो भारतीय लोग थे वो इसका विरोध करते थे। अंग्रेज चाहते थे कि ये जो 1,00,000 रुपये ये खर्च हो जो अंग्रेजी साहित्य है उसको बढ़ावा देने में, और भारतीय चाहते थे ये 1,00,000 रुपये खर्च हो जो भारतीय साहित्य है
जैसे हिंदी का साहित्य, संस्कृत का, उर्दू का, अरबी का, फारसी का, इनको बढ़ावा देने में। मगर ये विवाद बना रहा और 1 लाख रुपए कहीं भी खर्च नहीं हुआ अगले 20 साल तक। अब इसके 20 साल बाद फिर एक एक्ट आता है जिसका नाम था चार्टर अधिनियम 1833। इम्पोर्टेंट एक्ट है ये। इस एक्ट में क्या क्या किए गए? इस एक्ट में सबसे बड़ा जो काम किया गया है कि बंगाल और मुंबई और मद्रास का जो गवर्नर जनरल था उसको समाप्त किया गया, उस पद को। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और यहाँ पे भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक इस समय ये गवर्नर थे अंग्रेजी क्षेत्र के। तो अंग्रेजी क्षेत्र के अंतिम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, और पहले भारत के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। तो यहाँ से भारत को पहला गवर्नर जनरल मिलता है विलियम बेंटिक के रूप में। विलियम बेंटिक ने एक और बड़ा काम किया था 1829 में। राजा राममोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1829 में सती प्रथा का अंत राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने किया था, क्योंकि उस समय कानून बनाने का अधिकार सिर्फ अंग्रेजों को था। तो इस एक्ट से दो बदलाव। एक तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद था उसे समाप्त किया गया, और भारत में गवर्नर जनरल का पद लाया गया जो पूरे भारत को कंट्रोल करता था। दूसरा, यहाँ पे कंपनी के सभी व्यापार का अधिकार समाप्त किया गया, यानी कंपनी एक तरह से भारत में बिल्कुल बंद कर दी गई, और कंपनी का कोई भी व्यापार से मतलब यहाँ पे नहीं रहा। और कंपनी का काम सिर्फ भारत में व्यवस्थाएं बनाए रखना, राजनीतिक कार्यों को देखना था, बस। व्यापार उसका पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। दूसरा, जो भारतीय शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च हुए थे 1813 के एक्ट में, इस एक्ट में उसे 10 लाख कर दिया गया, जिससे विवाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। और शिक्षा में जो विवाद था पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता का, उसे समाप्त करने के लिए जो विलियम बेंटिक हैं वो एक समिति बनाते हैं, और उस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले लॉर्ड मैकाले उस समय भारत में थे, और इन्हें भारत की शिक्षा व्यवस्था पे अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, और उन्हें उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, जो अपनी रिपोर्ट 1835 में प्रस्तुत करते हैं। 1835 में, जिसका नाम था मैकाले का विवरण पत्र 1835। इसमें मैकाले ने भारत में पूरी तरह से अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने की सिफारिश की, और सिर्फ अंग्रेजी साहित्य भारत में पढ़ाया जाए हर स्तर पे, ये सिफारिश की। और शिक्षा केवल उच्च वर्ग को दी जाए, ये मैकाले ने कहा। मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक मैकाले। और मैकाले ने निस्यंदन का सिद्धांत दिया है। निस्यंदन यानी छन्नीकरण। निस्यंदन या छन्नीकरण। छन्नीकरण का मतलब छन्ना, किसी चीज को ऊपर से छन के नीचे निकलना। तो इसने ये कहा था कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग को दी जाए, जिससे जो शिक्षा है उच्च वर्ग के साथ में जो लोग रहते हैं निम्न वर्ग के, जो उनके यहाँ काम करते हैं, तो अपने आप ही उन तक छन छन कर नीचे पहुँच जाएगी। और मैकाले को भी भारत में
कानून बनाने के लिए कमेटी बनाई गई, उसका अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। पहला विधि आयोग का गठन किया गया 1834 में, और जिसके अध्यक्ष बनाए गए मैकाले। मैकाले भारत में मैकाले को ही विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया पहला। इन्होंने भारतीय कानून से संबंधित कुछ नियम बनाए, जिसे 1860 में लागू किया गया, जिसका नाम दिया गया भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी। 1860 में लागू किया गया इसे, और ये आज तक लागू है। तो आईपीसी जो तैयार की गई है लॉर्ड मैकाले, यानी हमारे यहाँ सज़ा का जो प्रावधान है 1860 में मैकाले के द्वारा जो बनाया गया कानून था, वही लागू होता है आज भी। इसके बाद अगले 20 साल बाद 1853 में फिर एक एक्ट आता है, जिसका नाम था चार्टर अधिनियम 1853। इस एक्ट में क्या क्या बदलाव किए गए? तो इस एक्ट में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिले हैं, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये अंतिम चार्टर एक्ट था। 1853 का जो एक्ट था, ये अंतिम चार्टर एक्ट था। अंतिम क्यों हुआ ये? क्योंकि 1857 में क्रांति हुई। क्रांति होने के बाद अगले ही साल अंग्रेज़ों को एक कानून लाना पड़ा, जिसे भारत शासन अधिनियम 1858 कहा जाता है। 1858 के द्वारा एक और बदलाव किया गया। क्या बदलाव था? कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से पूरी तरह नियंत्रण समाप्त कर दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और भारत में गवर्नर जनरल का पद भी समाप्त कर दिया जाता है, और उसकी जगह वायसराय का पद लाया जाता है। तो इस अधिनियम से भारत में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर वायसराय का पद लाया गया, और पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग भारत के पहले वायसराय। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी कैनिंग थे, अंतिम गवर्नर जनरल, और भारत के पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति हुई थी।